नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दोस्तों, बीजेपी का घोषणा पत्र आखिरकार जारी हो ही गया। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये दिन चुना। 14 अप्रैल का दिन, आज बाबा अंबेडकर की जयंती भी है और बीजेपी जानती है कि उसके ऊपर कितना संविधान विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। बीजेपी के नेता बार बार ये कहते रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। हालांकि मोदी का ये कहना है कि खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी चाहें तो वो संविधान बदल नहीं सकते। ये दावा हाल ही में मोदी ने किया। वो ये दावा करके बताना चाह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा संविधान बदलने का नहीं है। ठीक है, आपका इरादा संविधान बदलने का नहीं है, लेकिन फिर ये बताइए कि आपने उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की। खैर, ये एक अलग सवाल है, लेकिन आज एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने आज ही का दिन अपना घोषणा पत्र जारी करने के लिए क्यों चुना। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है? और दूसरी बात, बीजेपी का घोषणा पत्र जो कि संकल्प पत्र इस नाम से मोदी ने आज जारी किया और मंच पर जेपी नड्डा थे, अमित शाह थे, लेकिन नितिन गडकरी नहीं थे। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस घोषणा पत्र में मोदी ने जो बातें कही, जिस तरह से संकल्प बताए, उनके हर पन्ने पे, घोषणा पत्र के हर पन्ने पे मोदी की गारंटी वाली बातें थी। तो अब सवाल यह है कि मोदी के इस घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या खास है और इतनी कौन सी खामियां हैं जिस पर अब विपक्षी दलों ने एक के बाद एक सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होते ही तुलना शुरू हो गई कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या फर्क है। कांग्रेस किस तरह सुनहरे भविष्य की बातें कर रही है, युवाओं को रोजगार की बातें कर रही है, महंगाई कम करने की बातें कर रही है, महिला सशक्तिकरण का पूरा प्लान तैयार करके बता रही है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में फिर से केवल जुमले और जुमले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी फिर से आज की बात न करके भविष्य की बात करने लगे हैं। वो बता रहे हैं कि 2047 में क्या करेंगे, 2036 में क्या करेंगे, 2025 में क्या करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी ने क्या किया है? एक अकेला सब पर भारी, जो मोदी बार बार बोलते हैं। तो आखिर अपने भारीपन के साथ उन्होंने कैसी एक मजबूत सरकार दिखाई है? 10 सालों में आपने जो जो किया है, आपने उसका लेखा जोखा क्यों नहीं बताया? क्यों आपको 10 साल बाद भी फिर से नए वादों की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या है इस घोषणा पत्र में जिस पर अब बीजेपी पूरी तरह से घिर गई है? घोषणा पत्र जारी होते ही बुरे फंस चुके हैं मोदी। क्या है आखिर इस घोषणा पत्र में? आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। अमलिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमलिंदु जी, सबसे पहला सवाल यही कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस के हिसाब से ये जुमला पत्र है। कांग्रेस को ये लगता है कि संकल्प पत्र की जगह बीजेपी को माफी पत्र जारी करना चाहिए था। 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, अब आप फिर से नए वादों के साथ, नए जुमलों के साथ हाजिर हो गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? पक्ष और उसके विरोधी दलों की आपस की लड़ाई है कि कौन क्या करेगा। लेकिन आम नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते निश्चित तौर पे बीजेपी के घोषणा पत्र पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये है कि 2014 में जब घोषणा पत्र जारी हुआ था तो उसमें मोदी जी का नाम सिर्फ 3 जगह आया और इस बार जो घोषणा पत्र है उसमें 65 जगह जो है वो मोदी जी छाए हुए, यानी 65 बार उनका नाम किया गया। यानी ये मोदी पत्र है, उसके नाम से मोदी जी नाम दिया गया। अब अगर चुनाव के बाद मोदी सरकार बन जाती है और मोदी सरकार अगर नहीं बनती है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र के आधार पर कोई भी जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं समझी जाएगी, क्योंकि बीजेपी उस समय कह देगी कि ये तो मोदी की गारंटी थी, मोदी से जाके गारंटी है, ऐसा ले लो, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कह के बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी कोई मिलाकर। तो मुझे लगता है सविता जी की ये जुमलेबाजी जो कहा है तो कांग्रेस ने, इसको तो जुमलेबाजी हम लोग भले इसको ना कहें, लेकिन ये निश्चित तौर पर जनता के साथ एक छल जो है वो जरूर है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया है, इसका आपने उस पर कोई ठीक से जवाब नहीं दिया है। और आगे 5 वर्षों में अगर आपकी सरकार बनती तो आप क्या करेंगे, इसका आपने कोई खास नहीं पूछा है। जो बातें आपने की है कि 2047 में जैसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा, 2036 में आप ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। अरे 2036 में आपको पता है कौन होगा, कौन नहीं होगा। 2036 में आप मेजबानी करेंगे तो जब भारत मेजबानी करेगा तो अपना करेगा तो भारत मेजबानी करेगा। अमलिंदु जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हम एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी का, जो उन्होंने इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद किया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट देख लेते हैं। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी।
लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में युवा जो है अब रोजगार क्रांति लाएगा। अमलेंदु जी, बहुत बड़ी बात राहुल गांधी की ओर से कह दी गई है और ये बीजेपी पर क्या एक करारा वार है, क्योंकि बीजेपी रोजगार शब्द से ही बचना चाहती है। 2014 में मोदी ने जरूर ये वादा किया था कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख रोजगार देंगे। मतलब 10 साल के हिसाब से तो अभी तक 20 लाख लोगों को 2 करोड़ की बात हो रही थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। हम भी बीजेपी की तरह हमारा भी अब घटने लगा है, क्योंकि हम तो 2 करोड़ की बात भूल गए थे, 2 लाख पे आ गए थे। हालांकि ये बीजेपी का ही असर है कहीं ना कहीं कि बातों को कैसे पलटा जाए। बहरहाल, तो 20 करोड़ रोजगार की बात थी। अगर 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, मतलब 2014 का वादा पूरा कर लिया होता, तो आज कांग्रेस या राजद या सपा इन लोगों को अपने घोषणा पत्र में इस तरह से रोजगार देने की बात करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि देश का युवा तो बहुत खुशहाल होता। दूसरी बात, मोदी ने कहीं भी ये रोजगार की बात नहीं की, उन्होंने पेपर लीक वाली बात कही, जिस पर कांग्रेस पहले ही बीजेपी को घेर चुकी है। तो एक तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब कहीं किसी तरह देने की कोशिश की है कि नहीं, हम भी पेपर लीक पर उतने ही गंभीर हैं जितने कि आप। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो रोजगार क्रांति की बात कही है, बड़ी बात है। इस देश को सक्षम बनाने में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन सब का बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस के जमाने में ये क्रांतियां हुई। अब रोजगार क्रांति की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को यकीन है कि युवा जो है अब कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है? क्योंकि मोदी अभी भी आज की बात न करके आगे की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि 2036 में ओलंपिक होंगे, इसकी वो बात कर रहे हैं। मतलब जो 2014 में जो लोग यंग थे या बच्चे थे, जिनके माँ बाप को ये लगता होगा कि हाँ, जब तक मोदी रहेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी, उन माँ बाप की उम्मीदों पर तो पानी फिर ही गया। अब जो बड़े लोग हैं, वो क्या बूढ़े होने का इंतजार करेंगे कि कब भारत विकसित बनेगा, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे? ये अच्छे दिनों की ट्रेन मोदी आगे क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? अमलेंदु जी, क्या ये रोजगार क्रांति के बात पर फंस चुके हैं मोदी? पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और देखिए, पूरे घोषणा पत्र में सिर्फ रोजगार की 2 जगह बात की गई है, और जो 2014 में बात की गई थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की, उस पर भाजपा का जो मोदी की गारंटी पत्र है, ये बिल्कुल खामोश है, उस पर कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि मोदी जी ने जब अपना बात रखी तो मोदी जी ने कहा कि हमने सारे जो थे वायदे पहले किए थे वो पूरे कर दिए हैं, और इसीलिए लोगों को बीजेपी जो कहती है उसकी गारंटी का भरोसा रहता है। तो मोदी जी कह चुके हैं पूरा कर दिया। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देते होंगे हर साल, 25 करोड़ रोजगार मोदी ने दे दिए होंगे, ठीक उस तरीके से जैसे कि कहा गया कि हम जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाए। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाए, तो 80 करोड़ लोगों को जो है 5 करोड़ दिया जा रहा है। आवाज फिर से माफ कीजिए अमलेंदु जी, आपकी आवाज फिर से थोड़ी वो हो रही है। आप एक बार अपना थोड़ा सिस्टम देख लें। तब तक हम आपको तब तक ले चलते हैं। पवन खेड़ा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने, उसमें पवन खेड़ा ने क्या बयान दिया, मोदी के घोषणा पत्र पे कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रियाएं दी, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई।
ऐसे कई जुमले, और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी है। अमित शाह ने एक बार 15 लाख वाले बयान पर कहा था कि वो तो जुमलेबाजी थी, ये चुनाव जीतने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आज पवन खेड़ा ने उसी बयान की याद दिलाते हुए बीजेपी को घेरा है और इसके साथ ही 2014 के घोषणा पत्र के पन्ने दर पन्ने उन्होंने समीक्षा करके बता दिया कि क्या क्या वादे किए थे और किस तरह से लोगों को धोखा दिया है। न स्मार्ट सिटीज बनी, ना कानून व्यवस्था सुधरी, ना गरीबी दूर हुई। और आप जो बोल रहे थे अमलेंदु जी कि अगर आपने लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है या आपने गरीबों का जीवन स्तर सुधारा है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 80-85 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो अनाज जो है वो मुफ्त में देना पड़ रहा है और अभी भी आप ये घोषणा कर रहे हैं कि हम ये राशन जो मुफ्त देने की व्यवस्था जो है वो जारी रखेंगे। अमलेंदु जी, क्या 2014 के घोषणा पत्र से बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र की कोई तुलना नहीं की होगी, या फिर मोदी को ये लगता है कि अब हम जो भी बोलेंगे वो चल जाएगा और क्योंकि मोदी की गारंटी शब्द जो है वो सर मित्रा जी, देखिए, असल में मोदी जी को लगता ये है कि मोदी जी को कुछ भी लग सकता है उनको लगने को, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को अब ये आभास हो गया है कि अब उनकी किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा, तो इसलिए कुछ भी कहना है वो कह के निकल जाओ। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र में कुछ भी कह के निकल जाने की स्थिति दिखाई पड़ते हैं। एक तो किसी भी मसले पे साफ साफ बातें कुछ नहीं की गई हैं और जो भी बातें की गई हैं वो या तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की है जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी को लौट करके आना ही है, उसका एकमात्र एजेंडा वही है, उस पर आने की है। लेकिन वो जनता की समस्याएं हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी एकदम से खामोश है और जनता के सवालों के कोई भी जवाब देने की बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कोशिश नहीं की है। हालांकि दावा यह किया गया कि प्रधानमंत्री तरफ से दावा किया गया कि बहुत देश भर से तमाम लोगों ने थे वो अपने सुझाव भेजे, उसके आधार पर ये जो है वो घोषणा पत्र तैयार किया गया। अगर देश के लोगों के सुझाव के आधार पर सर्वोत्ता जी ये तैयार किया गया है घोषणा पत्र, तो इसमें एमएसपी की बात क्यों नहीं की गई है? भाई, आपने 2014 में आपके घोषणा पत्र में एमएसपी की बात की, तो इस घोषणा पत्र में एमएसपी की बात क्यों नहीं करी है? आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, तो आप इसमें क्यों नहीं है? इसी तरीके से रोजगार की बात इसमें क्यों नहीं है? अगर जनता ने भेजा है, क्या जनता ने आपको यही चीजें भेजी थी जो आपने इस घोषणा पत्र में कही? जो लोगों ने भेजी तो वो बताइए किन किन लोगों ने आपसे इस तरह की बातें की। तो कुल मिलाकर सर मित्रा जी बात यही है कि मोदी जी को शायद लगता है कि उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा और जनता के किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता यह है कि मोदी जी जनता को मूर्ख समझते हैं और खुद को मूर्खों का सरदार समझते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें करके इसमें भारतीय जनता पार्टी निकल जाना चाहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, लोकसभा चुनाव के बाद इस गारंटी की कोई अहमियत नहीं रहेगी। बीजेपी कहेगी जो भी हिसाब किताब करना है वो मोदी जी से करो, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर सर मित्रा जी, जो इस घोषणा पत्र से आभास मिलता है तो ये साफ आभास मिलता है कि बीजेपी ये समझ रही है कि उसको सत्ता में लौट के नहीं आना है और इसलिए इस तरीके का घोषणा पत्र लेकर के आई है। वरना फिर जनता के मसलों पर कुछ ना कुछ तो बातें निश्चित तौर पर करनी चाहिए थी। भले ही आज जाकर के बाद में वो जुमले साबित होते, खुलापत तो साबित होता, लेकिन कम से कम आपके घोषणा पत्र में तो वो बातें होती। आपके घोषणा पत्र में ही जब वो बातें नहीं की हैं तो चुनाव के बाद उन बातों के क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कि बीजेपी अच्छी तरीके से समझ रही है कि उसको सत्ता में लौट के नहीं आना है, तो इसलिए इस तरीके की घोषणा पत्र लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल अमलेंदु जी, क्योंकि बीजेपी कहीं किसी भी तरह से ना 10 सालों में मोदी ने खुद को जनता के लिए जवाबदेह समझा, इसीलिए शायद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कभी भी पत्रकारों के खुले सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। इसीलिए मोदी के कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि 100 से ज्यादा सांसदों को संसद से निलंबित भी किया गया, उन्हें बाहर किया गया। तो ये सारे संविधान विरोधी काम है और जो सबसे शुरू में मैंने कहा था बीजेपी क्या फिर से संविधान के खिलाफ जाने की कोई तैयारी उसकी भीतर ही भीतर चल रही है, क्योंकि आज फिर बीजेपी के एक प्रत्याशी ने ये कह दिया है कि हमें संविधान बदलना होगा और उसके लिए हमें इतनी सीटें चाहिए। मतलब पहले दो लोग बीजेपी के 2 नेता पहले ये बोल चुके हैं, आज तीसरे नेता ने ये बोल दिया, यूपी के नेता हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है और आज फिर बीजेपी ने जिस तरह से 14 अप्रैल का दिन चुना, अभी आम आदमी पार्टी आज संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मना रही है। उसके नेता संविधान की शपथ लेकर और ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाएंगे और तानाशाही को मिटाएंगे, और दूसरी ओर
मोदी जो है आज का ही दिन खास तौर पर चुन रहे हैं ताकि वो जनता के बीच ये भरोसा कहीं ना कहीं दिला सके। लेकिन क्या जनता मोदी पर भरोसा करेगी, ये सवाल अभी बाकी है। पहले हम आतिशी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं, उसमें उन्होंने जो कहा है बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर, उसको सुन लेते हैं। देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगी। क्या हिम्मत है मोदी जी में ये कह के दिखाएंगे? अगर 10 साल के बाद भी कोई सरकार वादे पर वोट मांग रही है तो उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। मोदी की सच्चाई पूरे देश के सामने है, ये कहना है आतिशी का। और उन्होंने बहुत सही सवाल उठाए हैं कि 10 सालों में आपने जो कुछ किया आप वो बताते और उसके आधार पर वोट मांगते। 10 साल बाद भी आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यही बात हम कह रहे हैं अमलेंदु जी कि क्या मोदी अब जनता के बीच जाकर, मतलब अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो जनता के सुझाव लेकर और वाकई अपने कामों की समीक्षा करके फिर कोई बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होता? फिर से आप वही हवाई बातें करने लगे हैं। और हम कांग्रेस के घोषणा पत्र से इसकी तुलना करें, क्योंकि शुरुआत यहां बीजेपी ने की थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया था मोदी ने, जबकि कांग्रेस ने उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, नारियों के लिए न्याय, हर तरह के न्याय की, जो भी समाज के दलित, पिछड़े, हाशिए पर जो वर्ग हैं, उनके उत्थान की बात कांग्रेस ने अपनी 25 गारंटियों में की है। और बाकायदा उसका प्लान भी बताया है कि हम किस तरह से करने जा रहे हैं। अगर हम 30 लाख नौकरियां देंगे तो हम कैसे देंगे, अगर हम 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप की तो हम उसको कैसे देंगे। ये सारी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। उनके पास लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स उनको मिल रहे हैं जिन पर वो लोगों की राय लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है जो अभी भी घोषणाएं ही कर रही है, उसका कोई ठोस प्लान नहीं बता रही। मोदी ने आज तमिल भाषा और क्लासिक भाषाओं की बात की कि उनके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा, जबकि अमित शाह हिंदी को ही थोपने की बात किए जा रहे हैं। उसके बाद ओबीसी और हर वर्ग के लोगों का न्याय, उनको सम्मान मिलेगा, ये बात वो कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से सम्मान मिलेगा? नारी बंधन अधिनियम की बात उन्होंने की है कि ये भी लागू होगा। तो ठीक है, संसद में तो ये पारित हो ही चुका है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, जनसंख्या की गिनती होना है, जनगणना होना है, उसके बाद नया परिसीमन होना, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसके बाद ये कानून बन सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो 2036 की बात उन्होंने की है अमलेंदु जी, ओलंपिक खेलों की, ये उनको खुराफात कहां से सूझ गई मोदी को? कहां वो 2036 में ओलंपिक खेलों तक क्यों पहुंच गए? किन लोगों ने, आखिर जनता ने इनको सुझाव दिया है? तो आखिर इस देश में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आज की रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य भूलकर ये लोग बात कर रहे हैं कि हमको 2036 में, और वो भी ये कैसे तय कर सकते हैं? अभी तो कोई भी देश होता है, उसकी सरकार होती है, वो प्रपोजल भेजती है, ओलंपिक कमेटी होती है, वो ये सब तय करती है। मोदी ये सब घोषणाएं अभी से कैसे करने लग गए? सविता जी, मोदी जी को ये मेल उनकी पत्नी ने भेजे होंगे जिनको ओलंपिक खेलों में ठेके लेने होंगे, उन्होंने भेजे होंगे ये मेल कि 2036 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे, ये इस घोषणा पत्र में डाला गया। उनकी पत्नियों को भरोसा हुआ कि उनकी पूंजी के भरोसे मोदी जी 2036 में प्रारंभ करने रहे थे और उस समय मेजबानी पूरा करेंगे तो ठेके उन्हीं लोगों ने ये प्राकृतिक विज्ञान जो मोदी जी ने किया होगा और उसी के विज्ञान को प्राप्त करके मोदी जी ने जो इसमें 2036 में ओलंपिक खेलों का इसमें डाला। कुल मिला के समिता जी, आपने ये बात कही कि कांग्रेस जो बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या अंतर है, अगर इसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो आप साफ देखेंगे कि रोजगार के मसले में जैसे साफ साफ कहा गया है, एकदम जो केंद्रीय पूल की नौकरियां हैं वो देंगे, ये कहा है कांग्रेस। राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र आया, उसने कहा है कि हम साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि वहां स्पष्ट है कि हमको कहाँ से नौकरियां देंगे, कौन सी नौकरियां हैं जो की जा सकती है। इसका मतलब पूरा होमवर्क के साथ उन्होंने घोषणा की है। ये जो मोदी की गारंटी पत्र जारी हुआ है, इस गारंटी पत्र में रोजगार को लेकर के इस तरह की कोई बात है ही नहीं कि आप रोजगार देंगे कि नहीं देंगे और कहां से देंगे, किस तरीके से देंगे, इस तरह की इसमें कोई बात नहीं कही गई है।
तो कुल मिलाकर के जी। ये जमीन आसमान का अंतर है। और आज जो तमाम सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा समस्या जो है देश के सामने वो रोजगार को लेकर के और युवा खासतौर से वो रोजगार को लेकर के सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रोजगार ही बनने जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है इस चुनाव में, अगर बीजेपी का घोषणा पत्र उस पर खामोश रहता है तो निश्चित तौर पर ये पलायन का रास्ता समझा जाएगा। क्योंकि आप अगर उस पर बात करेंगे तो लोग आपसे पिछले 10 सालों में आपने क्या किया उस पर सवाल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने पिछले 10 वर्षों में रोजगार को लेकर कुछ किया नहीं है, बल्कि आपने उल्टा किया है। हर साल सरकारी नौकरियां कम हुई हैं, जो नौकरियां खत्म हुई हैं और जो पद रिक्त हुए उनको भरा नहीं गया है। आपने लगातार लोगों को PRS दिया, वो पद खाली हुए। आपने एक्सटेंशन दिया जो रिटायर होते हुए लोगों को, उसने आगे बढ़ाया तो वो जगह घेरी। तो इस तरीके से आपने एक तरीके से लोगों का रोजगार का हक जो है वो मारा है। इसी तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के कांग्रेस का घोषणा पत्र साफ तौर पर कहता है कि हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे और पूरी नौकरी जो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इस पे खामोश है कि वो अग्निवीर को लेकर के जारी रखेंगे, क्या करेंगे। हालांकि उन जब योजना जारी की है तो इसका मतलब उसको जारी रखेंगे, तो यानी आप 4 साल की ही नौकरी देंगे। अब अखिलेश यादव कल एक जनसभा में कह रहे थे पुलिस वालों को देख करके कि अभी तो ठीक है नौकरी कर रहे हो, लेकिन नई नौकरी निकलने वाली है पुलिस की, वो भी 4 साल की होगी जिस तरीके से अग्निवीर की आई है, तो 4 साल बाद आप ही घर चले आएंगे। तो अगर इस तरीके का एक बन रहा है परसेप्शन जो है जनता के बीच में कि अब पुलिस की नौकरी भी 4 साल की रह जाएगी और मोदी जी अगर आएंगे नौकरियां सब 4 साल की रह जाएंगी और नौकरियां भरी दी जाएंगी, तो ये बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इसको लेकर के खामोश है। दूसरा, आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ संविदा जी, उसमें बड़ी देखने लायक चीज ये थी कि मोदी जी के ठीक बगल में राजनाथ सिंह खड़े हुए थे और राजनाथ सिंह के बगल में अमित शाह थे। तो ये क्या संदेश दे रहा है, ये एक तो सोचने की बात है। हालांकि राजनाथ सिंह घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे तो इस नाते वो खड़े थे, लेकिन अगर इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाए तो आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले भी राजनाथ सिंह मोदी जी के बराबर में खड़े होते थे। और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं यही चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे है। तो भारतीय जनता पार्टी में अंदर तौर पे ये तैयारियां शुरू हो चुकी है कि मोदी जी की जगह कौन चेहरा ऐसा हो सकता है जो और लोगों को अपने साथ जोड़ सके, इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और ये इन कहा जाए कि जो आशंकाएं हैं या जो चर्चाएं हैं, इनको बल इस बात से मिला है कि आज राजनाथ सिंह मोदी जी के बराबर में खड़े हुए थे और उन्होंने जो कुछ बातें कही राजनाथ सिंह ने या घोषणापत्र में जो कहा, उन्होंने मोदी जी की गारंटी जरूर है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बाद फिर अगर कोई परिस्थिति बनती है तो कहा जाएगा वो मोदी जी की गारंटी थी, इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी की गारंटी अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। हमें आशा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी आ जाएगा चुनाव से पहले से। जी बिल्कुल, अब चुनाव शुरू होने में 4 दिन 5 दिन रह गए हैं और अभी आज भी जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें केवल मोदी और मोदी दिखाई दिए। फोटो भी मोदी की है भाजपा के घोषणा पत्रों में, अंदर बार बार मोदी की फोटो है, बाहर उनकी फोटो है, मंच पर वही अपना फोटो लेकर खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हर जगह केवल मैं ही मैं हूं, ये वाला माहौल मोदी ने बना ही दिया है। और 10 सालों में उन्होंने ये कहा था, अभी उनके 2-3 बयान ऐसे आए, उन्होंने कहा कि 10 साल में तो अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो ये एपिटाइजर है, अभी मेन कोर्स बाकी है। तो 10 सालों में तो जनता ने देख लिया कि 45 साल जितनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, रुपया इतना कभी नहीं गिरा, भ्रष्टाचार इतना जो बढ़ गया, क्योंकि काले धन की बात कहीं नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे जितने सवाल उठाए हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र को जारी किया उसमें उसने न्यायिक न्याय की भी बात की है कि हम न्यायालयों में जो कमियां हैं, जो खाली पद है, उनको भरने की पूरी व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम संसद में किस तरह विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मतलब कांग्रेस हर तरीके का जो सुधार है, जितना ही कमियां इन 10 सालों में हो गई हैं, उनको सुधारने की ओर कांग्रेस बात कर रही है। लेकिन बीजेपी अब भी और 2036, 2047 की बात कर रही है, आज की बात नहीं कर रही, पिछली जो खामियां हैं उसकी बात नहीं कर रही। तो ये जो ट्रेलर और एपिटाइजर देश ने देख लिया और भुगत लिया, इसके बाद मेन कोर्स और असली पिक्चर की बात जो कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए डरने वाली बात है? अमलेंदु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं कह रहा हूं कि देश वास्तव में डरा हुआ है और इसीलिए देश तैयारी कर रहा है इस डर से निपटने की, ताकि ये डर हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके।
ऐसा मुझको लगता है। तो जी। देश उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने जनता के डर को और बढ़ाने का एक तरीके से काम किया है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें इस घोषणा पत्र में की गई हैं, वो जनता में डर पैदा करने की ही एक तरीके से कहा जाए वो चेष्टा है। दूसरी बात यह कि शर्मिष्ठा जी कि भारत को एक ऑटोक्रेसी के तौर पे, एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र के तौर पे मुझे लगता है पेश करने की जी। पूरी कोशिशें इस घोषणा पत्र के जरिए की गई हैं और दुनिया भर में जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनको ये संदेश देने की एक कोशिश की गई है कि देखो भारत में किस तरीके से हम एक चुनावी तानाशाह राष्ट्र बना सकते हैं, ये बताने की एक तरीके से कोशिशें की गई हैं। तो जनता निश्चित तौर पर डरी हुई है और इस घोषणा पत्र के बाद जनता के अंदर ये डर और है कि इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को वो भी नहीं बदल सकते। अब इसमें बाबा साहब को घसीटने की क्या आवश्यकता थी, ये समझ में नहीं आता है। यानी मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि वो बाबा साहब से ज्यादा बड़े ताकतवर हैं और ये बताने का उन्होंने एक तरीके से प्रयास किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह चौहान का वीडियो वो वायरल हो रहा है, जो अयोध्या के सांसद हैं, आप 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए, तो ये सारी चीजें हो रही है। अब हो सकता है मोदी जी उनको भी दिल से माफ नहीं कर पाए, ये हो सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी बहुत से लोगों को दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये देश अच्छे तरीके से समझ रहा है कि किस तरीके से इस देश के ऊपर तानाशाही लादने की कोशिशें की जा रही हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये है कि अगर किसी तरीके से सत्ता में आती है तो फिर उसके बाद फिर चुनाव की व्यवस्था को बदला जाए और संविधान को बदला जाए। ये सिर्फ आशंकाएं और शंकाएं नहीं है शर्मिष्ठा जी, ये आसन्न खतरा है जिसको देश अच्छे तरीके से समझ रहा है और मुझे लगता है कि देश शायद इस खतरे को भांप करके अब इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है और 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो इस खतरे से निपटने वाले ही परिणाम होंगे और देश उसी तरफ जाकर के वोटिंग करेगा। सर बिल्कुल, क्योंकि देश भी अब समझ रहा है कांग्रेस के घोषणा पत्र पे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं, अगर लोग इतने सारे ईमेल्स भेज रहे हैं राहुल गांधी को और उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों को अब अपने आज और अपने आने वाले कल की चिंता होने लगी है, क्योंकि बीता हुआ जो कल है उसमें लोगों ने बीजेपी को 2 बार जिताकर भुगत लिया है कि क्या परिणाम हो रहा है बीजेपी को जिताने का। बीजेपी को 2 बार मौके दे दिए, मोदी जी को 60 की जगह 120 महीने दे दिए गए, लेकिन आज भी मोदी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों का उन्होंने उनको उन्नत कर पाए हैं। भारत का जो लोकतंत्र है वो अगर कमजोर हो गया है, हम लगातार लोकतंत्र के इंडेक्स में कमजोर हो रहे हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कमजोर हो रहे हैं, भुखमरी में हमारी गिनती बढ़ती जा रही है। मीडिया का जो उस पर जो फ्री मीडिया की बात हो रही है उसमें हमारी रैंकिंग बहुत गिर चुकी है। तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में, मतलब जो रैंकिंग एजेंसियां हैं उनमें भारत की छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हम हर तरीके से कमजोर हो रहे हैं और बार बार ये आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों से भी उठने लगी है कि भारत के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन मोदी के घोषणा पत्र में इस खतरे की ओर या इस खतरे को दूर करने की ओर कहीं भी कोई संकेत नहीं है, कोई इशारा नहीं है, क्योंकि मोदी शायद ये मानते ही नहीं है कि उनके रहते लोकतंत्र कमजोर हुआ है या कि उनकी आस्था ही लोकतंत्र पर उस तरह से नहीं है। तो आज बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें अभी हमें ये देखने मिला है कि एक बार फिर वादों की झड़ी लग चुकी है। बहुत सारे वादे हैं, लेकिन पिछले वादे क्या हुए उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बाकी विरोधी दलों का यही कहना है कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का घोषणा पत्र जो है, ये संकल्प पत्र जो है, ये जुमला पत्र है या इसको माफी पत्र होना चाहिए, ये आरोप है विपक्ष का। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र को, जिसको आज बड़े तामझाम के साथ बीजेपी ने पेश किया है, उस पर लोग आने वाले दिनों में किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं या कि मोदी की बातों को, मोदी की गारंटी को कितना मानते हैं। तो आज अमरिंदु जी इस चर्चा को हम यही रोकते हैं, कल फिर किसी नई चर्चा के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया और अंबेडकर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।